they are added or removed for the charging process. अच्छा, अब लाजमी सी बात है, इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर इंसर्ट कर देंगे तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो जाए। अगर एक न्यूट्रल बॉडी है और उसमें मैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स डाल देता हूँ तो लाजिम बात है इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिव will increase the negativity of that particle or that object, that sphere, that comb, whatever the object. तो यहाँ पे हमारे पास जैसे आप नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इंसर्ट करने का काम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करने की वजह से नेगेटिव चार्ज बढ़ जाए, और अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेंगे तो जो नेगेटिव का नेचर है वो कम हो जाएगा, सही, द नेगेटिव चार्ज विल ड्रॉप। और उसके नतीजे से क्या होगा, उसके नतीजे में ये होगा कि आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज था जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की वजह से था वो डोमिनेट कर जाएगा, and as a result the positive charge will start to increase. All right, so यहाँ पे मैं ये बात देख देता हूँ, if electrons are added, negative charge increases. If electrons are removed, the protons dominate. And hence positive charge increase. हमेशा इलेक्ट्रॉन से रेफरेंस देना। अपने जवाब बताते हुए भी आप कभी भी प्रोटॉन का जिक्र नहीं करोगे कि अगर मैं बोलूँ कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, मैं मिसाल देता हूँ कि भाई आई एम कोमिंग माय हेयर या आई एम रबिंग एनीथिंग, फॉर एग्जांपल अ वूलन डस्टर विद अ रॉड और समथिंग, और मैं ये कहता हूँ कि मेरा एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिव हो गया, एक ऑब्जेक्ट नेगेटिव हो गया, तो यू नेवर गोइंग टू एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन, हम हमेशा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं। कि अगर मैं मिसाल दे दूँ यहाँ पे कोमिंग ऑफ हेयर की, और मैं बोलता हूँ कि भाई हेयर पॉजिटिव चार्ज हो गया और जो कोम है वो नेगेटिव चार्ज हो गया, so the way we are going to explain this, हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई the hair has gained protons and the comb has gained electrons, नहीं, अब तमाम बातें इलेक्ट्रॉन्स की टर्म से बताओ। अगर हेयर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो हेयर लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स, सही, उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, और जो कोम है it gained electrons, कोम ने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर दिए, जो हेयर से इलेक्ट्रॉन्स निकले थे वो मूव करके आपके कोम के ऊपर चले गए। और ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू चार्जिंग को समझाने की कोशिश करना। फिर चार्जिंग के हमारे पास कुछ मेथड्स आते हैं। हमारे पास चार्जिंग के मेथड्स में इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स, इस पर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। क्या हम इंसुलेटर को चार्ज कर रहे हैं या हम कंडक्टर को चार्ज कर रहे हैं? अच्छा, दोनों के चार्जिंग प्रोसेस डिफरेंट इसलिए हैं कि इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन्स की नौयत होती है ना वो डिफरेंट होती है। इंसुलेटर्स के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पे फिक्स्ड होते हैं, शेल्स में मौजूद होते हैं, उनके अंदर एबिलिटी नहीं होती कि वो डाउन डाउन घूमते फिरें पूरे मटेरियल के अंदर, दे हैव फिक्स्ड इनसाइड देयर न्यूक्लियस, इनसाइड देयर शेल्स, तो इसमें चार्जिंग का प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट हो। कंडक्टर्स का मामला ये है, कंडक्टर्स में द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव अबाउट, दे वांडरलस्ट, ये आवारागर्द होते हैं, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, इधर मूविंग अराउंड रैंडमली, the nucleus has only able to like keep them intact in a certain domain, लेकिन अपने शेल में रोकने के काबिल नहीं होते आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस, तो the electrons are moving about randomly in all direction। इसलिए कंडक्टर्स के मामले के अंदर हमारा जो एक कहने के सिचुएशन सामने आती है, when we are working with conductors we have a different way of charging,
क्योंकि दोनों के अंदर आज़ादी जो है, आज़ादी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप बोल लें, वो डिफरेंट है। तो इंसुलेटर्स के अंदर जो चार्जिंग प्रोसेस होता है वो होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के थ्रू चार्जिंग किस तरह से होती है? असल में अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे मेरे पास ये मेरी मेटल रॉड थी जी, और मैंने इसके ऊपर एक वुलन डस्टर जो था वो मैं रब कर रहा था। दिस इज माय वुलन डस्टर। दिस इज माय, लेट्स से फॉर एग्जांपल, प्लास्टिक रॉड। तो यहाँ पे व्हाट विल हैपन, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होगी, और जब फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हो रही होगी तो हीटिंग का ये प्रोसेस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक बॉडी के सरफेस से निकाल के दूसरी बॉडी के सरफेस पे डिपॉजिट कर। देखो हीटिंग का जो प्रोसेस है ना, इलेक्ट्रॉन्स को अगर कहीं पे आपने निकालना बिठालना है, यू वांट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सम बॉडी, द ओनली वे टू डू दैट बेसिकली, मतलब जनरली एक तरीका जो उसके करने का होता है वो ये होता है कि आप उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी, अब एनर्जी आप किस तरीके से दे सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है। तो जो एक रास्ता एनर्जी प्रोवाइड करने का है वो है हीटिंग का रास्ता। आप हीट प्रोवाइड करें, जब हम हीट करने का काम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी के, वैसे दोनों बॉडी की हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स वीकली बॉन्डेड होते हैं उस जगह के इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल आए। मिसाल देता हूं मैं आपको, हमारे पास प्लास्टिक रॉड के इलेक्ट्रॉन्स वूल के बराबर में मुकाबले के अंदर थोड़े लूज बॉन्डेड है। मतलब ये ऐसे दे दो कि प्लास्टिक रॉड के इलेक्ट्रॉन्स 10 न्यूटन की फोर्स से अट्रैक्ट हो रहे हैं और वूलन डस्टर के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 5 न्यूटन की फोर्स से, ये चलो 8 न्यूटन की फोर्स से ट्रैक। तो अगर मैं पूछूं कि भाई किसके इलेक्ट्रॉन को निकालने का चांस ज्यादा आसान है, तो आप बोलेंगे सर वुलन डस्टर के इलेक्ट्रॉन निकालने का चांस ज्यादा है। वुलन डस्टर के इलेक्ट्रॉन 8 न्यूटन से अट्रैक्ट हुए, अब प्लास्टिक रॉड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्लास्टिक रॉड ने 10 न्यूटन से अट्रैक्ट किए, तो ज्यादा आसान हमारे लिए वुलन डस्टर के इलेक्ट्रॉन को निकालना। तो यही बात है कि भाई जब आप दो बॉडीज में कंपैरिजन करते हो तो किसी एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स अगले के मुकाबले में कह के ज्यादा स्ट्रांगली अपने न्यूक्लियस से बॉन्डेड हो, और एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स वीकली बॉन्डेड। तो जब आप फ्रिक्शन परफॉर्म करते हैं, रब करते हैं एक बॉडी को अगले बॉडी के अगेंस्ट, तो उस फ्रिक्शन से जनरेट होती है हीट। ये हीट दोनों बॉडीज एब्जॉर्ब करती हैं, लेकिन जिसके इलेक्ट्रॉन्स वीकली बॉन्डेड होते हैं वो बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दे। जैसे अगर मैं बोलूं तो वूलन डस्टर के इलेक्ट्रॉन्स वीकली बॉन्डेड थे, तो क्या होगा, वूलन डस्टर अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देगा, तो ये और ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करके चले जाएंगे आपके प्लास्टिक रॉड पे, क्योंकि वो दोनों बॉडीज आपस में कांटेक्ट में थी, तो एक बॉडी से निकल के अगली बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो जाए। अगर मैं ये बात यहाँ पे लिख दूं स्टेप बाय स्टेप कि भाई फ्रिक्शन कॉजेस हीट, friction causes heat absorbed by both bodies, heat absorbed by electrons of both bodies. The body that has electrons loosely bonded loses electrons, and the other gains it. See? इलेक्ट्रॉन्स जिसके वीकली बॉन्डेड होते हैं वो लूज कर देता है, और अगली बॉडी जो है वो गेन कर लेती है। अच्छा, फिर एक चीज याद रखना जो मैंने यहाँ जिक्र किया था, ये सरफेस टू सरफेस ट्रांसफर होता है। In insulators, electrons transfer from one surface to the other.
तो एक सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकल के दूसरी सरफेस पे जाते हैं, ये बॉडी के अंदर डिफ्यूज नहीं हो जाते। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन सरफेस पे रहेंगे और एक ही जगह रहेंगे जहां पे फ्रिक्शन है। मतलब मिसाल ये देता हूं कि अगर मैं रॉड को मैं सिर्फ यहां तक रब कर रहा हूँ, दिस इज द पोर्शन दैट इज रब, बाकी रॉड को मैंने रब नहीं किया, ठीक, उसको मैं होल्ड करके रखा हुआ था, सिर्फ मैंने इतना सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन रब किया। तो अगर ये रब किया था मैंने पोर्शन, तो क्या नतीजा होगा कि सिर्फ इतने से पोर्शन पे चार्ज आएगा, बाकी पूरी रॉड न्यूट्रल रही। ये सारे पॉइंटर्स इंसुलेटर्स, ये इंसुलेटर के अम्ब्रेला में लिख रहा हूँ ना मैं सारी बात, ये सब इंसुलेटर के पॉइंट। तो यहाँ पे only this portion gets charged, सिर्फ इतना पोर्शन चार्ज हो, बाकी जो पूरी रॉड है वो न्यूट्रल। इट इज स्टिल न्यूट्रल। ठीक है, तो ये बात अपने जहन में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन सरफेस टू सरफेस ट्रांसफर होते हैं और सिर्फ उतनी ही जगह पे कन्फाइन होकर रह जाते हैं जहां पे आपने फ्रिक्शन परफॉर्म किया। क्योंकि देखो ना, मैंने क्या बोला था, कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव होते हैं, इंसुलेटर्स में तो नहीं होते ना। कंडक्टर्स में सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप उस सी में डाल दें तो वो कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। ऐसी बात है, समंदर के अंदर कोई चीज फेंक दो एक जगह से दूसरी जगह चाहती चली जाएगी, लेकिन इंसुलेटर्स में ऐसा नहीं होता। इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पर कन्फाइंड होते हैं, बाउंडेड होते हैं। जो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो भी मूव नहीं कर सकते, वो अपनी ही जगह पे जहां पे डिपॉजिट होंगे वो उसी जगह पे रह जाए, वो स्प्रेड आउट नहीं हो सकते। इसी वजह से हम प्रोटॉन के मामले में ये बात कहते हैं, तो प्रोटॉन बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स के मामले में इंसुलेटर्स में ये बात कहते हैं कि सिर्फ सरफेस चार्ज होता है, तो बॉडी के अंदर भी नहीं जा पाता, और जितना पोर्शन रब हुआ था सिर्फ उतना पोर्शन ही चार्ज। अगर यहाँ पे आप देखो, वोलिन डस्टर ने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज किए थे, वोलिन डस्टर पॉजिटिव हो जाएगा और आपके पास जो रॉड है वो नेगेटिव हो जाएगा। ये वाला मामला, और दोनों पे इक्वल चार्ज आएगा। क्यों इक्वल चार्ज आएगा? देखो भाई, अगर डस्टर से 10 इलेक्ट्रॉन निकले तो प्लास्टिक रॉड को भी 10 इलेक्ट्रॉन ही मिले होंगे ना, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं मिल सकते और ना उससे कम मिलेंगे। इसमें ये नहीं पढ़ते हम कि हवा के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन उड़ते हुए चले गए जाया हो गए, तो ये चीज नहीं होती। अगर वुलन डस्टर में से 10 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, आपके पास प्लास्टिक रॉड के ऊपर 10 ही इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हुए होंगे, तो बोथ द इलेक्ट्रॉन्स विल अटेन द सेम चार्ज बट ऑपोजिट। अगर वुलन डस्टर पे +10 का चार्ज आया है तो प्लास्टिक रॉड पे -10 का चार्ज। So electron lost by one body equal electrons gained by the other body. ये वाला मामला होगा, electrons lost by one body equal the electrons gained by the other body. इस तरह से लेके चलेंगे। अब इंसुलेटर से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है, कुछ पूछना है आपको, बिल्कुल आप पूछ लीजिए।
कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है? बेहतरीन है। चले फिर हम बात करते हैं जरा कंडक्टर्स के ऊपर। जब आप कंडक्टर्स को चार्ज करोगे ना, तो कंडक्टर्स को चार्ज करने के हमारे पास दो रास्ते निकलते हैं। हमारे पास एक रास्ता जो है कंडक्टर को चार्ज करने का, वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन के थ्रू चार्ज किया। अच्छा, इंडक्शन किसे बोलते हैं ये बात पहले समझना जरूरी है। व्हाट डू वी कॉल एज इंडक्शन? देखिए, इंड्यूस या इंडक्शन करने का मतलब ये होता है कि आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी किसी ऑब्जेक्ट में पैदा कर दें जो उसमें नहीं थी, लेकिन किसी और ऑब्जेक्ट की मौजूदगी की वजह से आ, मतलब किसी ऑब्जेक्ट में एक ऐसी प्रॉपर्टी सामने आ जाए जो उसमें होती नहीं है, लेकिन किसी और की मौजूदगी की वजह से उसके अंदर वो प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही है। जैसे एक आयरन नेल है, मैं आयरन नेल आपको ला के दूँ, मैं बोलूँ जरा इसको अपना फ्रिज से चिपकाने की कोशिश करें, आप बोलेंगे सर नेल है कहाँ से फ्रिज से चिपकेगी? हाँ, मैं बोले आपकी फ्रिज के अंदर जरूर इसको कील को ठोक सकता हूँ, हम बोलेंगे नहीं जनाब ऐसा काम नहीं किया। अब आपको सिर्फ बोलने सिर्फ स्टिक कीजिए, हम बोलेंगे सर ये स्टिक नहीं हो सकती। बोलूंगा क्यों? आप बोलेंगे सर ये मैग्नेट थोड़ी है। हाँ, बात आपकी दुरुस्त है भाई, ये मैग्नेट नहीं है, इसलिए नहीं स्टिक होगी। फिर मैं मैग्नेट लाता हूँ आपके पास, मैं ये मैग्नेट जरा इसके करीब लेके जाना, करीब लेके जाएंगे आयरन नेल मैग्नेट से स्टिक हो जाएगी। बोलूंगा यार आप तो बोल रहे थे भाई ये मैग्नेट नहीं है। फिर आप मुझे समझाएंगे देखें सर ये है मैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें क्या होता है कि जब आप मैग्नेट को इस नेल के पास लेकर आए, तो इस मैग्नेट की मौजूदगी की वजह से, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये नेल एज ए मैग्नेट बिहेव करना शुरू हो, इसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ, ये खुद मैग्नेट नहीं है नेल, लेकिन इस दूसरे मैग्नेट की वजह से इसके अंदर ये प्रॉपर्टी सामने आई है। ये ऐसी मिसाल है कि भाई आपका दोस्त है, एक शरीफ इंसान है, आप शरीफ नहीं है, तो ये आपको तफरिया करने का ज्यादा शौक होता है। अब आप अगर उसके साथ बराबर में क्लास में जाकर बैठ जाए, तो आपकी तफरीही मिजाज की वजह से उसके अंदर भी तफरी आ जाएगी। अब वो अगर वो क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करता होगा, तो आप मौजूद होंगे उसके साथ, आपकी मौजूदगी की वजह से वो भी क्लास में डिस्टर्बेंस शुरू कर देगा, उसको भी मस्ती सूझ रही होगी। फिर आप दोनों डांट खाएंगे, आपको उठा के दूर बिठा दिया जाएगा, वो बच्चा फिर शरीफ हो जाएगा। तो उसके अंदर वो प्रॉपर्टी परमानेंट तौर पे नहीं आएगी, वो सिर्फ आपकी मौजूदगी की वजह से है। तो वो एक तरह से इंडक्शन थी, आपने उसके अंदर वो प्रॉपर्टी इंड्यूस कर दी। सही है, परमानेंट तौर पे जनरेट नहीं हुई है वो प्रॉपर्टी, बस इंड्यूस हुई। तो इंडक्शन में यही होता है कि उस बॉडी पे चार्ज नहीं होगा, वो बॉडी न्यूट्रल होगी, लेकिन हम एक दूसरी चार्ज बॉडी के नजदीक ले आएंगे, और उस चार्ज बॉडी के नजदीक आने की वजह से उस बॉडी के अंदर चार्ज आ जाए। तो अब जरा इस बात को डिस्कस करते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा हो, एक बॉडी के आने की वजह से उस पर चार्ज आ जाए। तो मैं मिसाल देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये स्फीयर था, और मैं यहाँ पे एक रॉड ले आता हूँ। जब तक ये रॉड मौजूद नहीं थी, मैं वैसे बना, जब तक ये रॉड मौजूद नहीं थी उस वक्त तक इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। इलेक्ट्रॉन्स भी रैंडम थे, पॉजिटिव चार्ज तो मौजूद होता ही होता है न्यूक्लियस की वजह से। तो ये जब तक आपके पास ये पॉजिटिव ये रॉड नहीं आई थी उस वक्त की सिचुएशन। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे ये अमन और सुकून पसंद नहीं आ रहा, तो हमने बोला भाई अब चार्जिंग करते हैं। हम एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड इसके स्फीयर के करीब लिया, पॉजिटिवली चार्ज रॉड स्फीयर के करीब। देखिए जैसे ही पॉजिटिव चार्ज रॉड आप स्फीयर के करीब लाएंगे, पॉजिटिव चार्ज रॉड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। हम ये बात जानते हैं कि लाइक रिपेल अनलाइक अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ये बात हमें पता है। तो हम क्या जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे करीब लाएंगे, नतीजा क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अट्रैक्ट होके इस साइड पे आ जाएंगे और दूसरी साइड पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये चार्ज इक्वल आता है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको कैसे। अज्यूम कीजिए क्लासरूम है, इस क्लासरूम में 20 चेयर्स लगी हुई हैं और 20 स्टूडेंट्स बैठे हैं। ठीक है, क्लासरूम है, इस क्लासरूम में 20 चेयर्स लगी हुई हैं और 20 स्टूडेंट्स बैठे हैं। अब एनालॉजी रिलेट करो, क्लासरूम इस स्फीयर की तरह है, उसमें वो 20 चेयर्स पॉजिटिव चार्जेस हैं और बैठे हुए 20 स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट को इलेक्ट्रॉन मैंने इसलिए बनाया क्योंकि स्टूडेंट्स घूम सकते हैं। तो अभी क्या मामला है भाई, सब कुछ न्यूट्रल है। अगर कोई क्लास में एंटर होगा तो उसे यही नजर आएगा कि हाँ भाई यहाँ पे जगह नहीं, तो 20 चेयर हैं, 20 बच्चे बैठे हुए हैं, सब कुछ सुकून में चल रहा है। अब मिसाल के तौर पर क्लासरूम के अंदर टीचर मंगवा लेता है पिज्जा। लाजमी सी बात है, जैसे पिज्जा आएगा भाई आगे आना शुरू हो जाएंगे। तो जो पीछे मौजूद 5 स्टूडेंट्स थे उन्होंने बोला कि यार चलो आगे चलते हैं, पिज्जा आगे रखा हुआ है। तो पीछे वाली चेयरों से खड़े होंगे और वो आगे आ जाएंगे। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड है ना, ये समझ लो ये आपका पिज्जा है। कि जैसे पिज्जा आपके पास यहाँ पे सामने आया, पीछे मौजूद सारे बच्चे मूव करके आ गया। अगर पीछे मैं जो मिसाल के तौर पर 5 बच्चे बैठे हुए थे, 5 चेयरें लगी हुई थी, तो पहले तो न्यूट्रल वाला मामला था, लेकिन अब क्या होगा जब वो 5 स्टूडेंट्स उठ के आगे आ गए तो वो 5 चेयरें खाली हो जाएंगी। अब ऐसे लगेगा कि जैसे वहां पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि चेयर खाली चेयर मौजूद है ना, इलेक्ट्रॉन तो मौजूद नहीं है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उधर। इट्स जस्ट अ चेयर। उसका मतलब वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी तरह यहाँ पे स्फीयर में कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करके आगे की तरफ आ गए, एक साइड पे आ गए, तो दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो। मैं ये नहीं कह रहा कि स्फीयर के अंदर अभी चार्ज है, नहीं, स्फीयर में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की तादाद बराबर है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ आपने जमा कर लिया है तो आगे की तरफ बच्चे ज्यादा नजर आ रहे होंगे। सही, खड़े हुए बच्चे नजर आ रहे होंगे सारे 5 बच्चे, और पीछे की तरफ चेहरे खाली दिख रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे भी जो रॉड के साइड की रीजन है वहां पे नेगेटिव चार्ज आपका ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद हैं सर, और पीछे क्योंकि वो अपनी जगह छोड़ के आए थे उस जगह पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस और इक्वल होगा। क्योंकि 5 बच्चे अगर आए तो 5 चेहरे खाली होंगे ना, 6 चेहरे तो खाली नहीं हो सकती, ये 4 चेहरे खाली नहीं हो सकती, वरना फिर कुछ गड़बड़ है क्लासरूम के अंदर, बहुत बड़ी गड़बड़ है। अगर 5 बच्चे आगे हो गए, चेहरे 5 खाली नहीं हुई है, सिर्फ 4 खाली हुई है, एक चेहरा अभी भरी भरी नजर आ रही है, उस वक्त तो पूरी क्लास खाली हो जाएगी। फिर तो पिज्जा वैसा सब छोड़ो, सब बाहर जाएंगे। तो यहाँ पे ये सिचुएशन कि जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाए, उसने नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और अट्रैक्शन की वजह से एक साइड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, अगली साइड पे इक्वल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस। तो अगर मैं इस बात को यहाँ लिख दूं तो उसको हम ऐसे लिखेंगे भाई कि ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज electrons are attracted towards left और इसके साथ एक बात लिखनी बहुत जरूरी है, इसका 1 मार्क होता है। कभी 2 मार्क की डेफिनेशन आ जाए या एक्सप्लेनेशन आ जाए तो 1 मार्क इसी बात का हो कि भाई आप लिखें कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। एग्जामिनर बोलता है बताओ क्यों आया इलेक्ट्रॉन इस तरफ भाई, अब आप बताते हो कि भाई इलेक्ट्रॉन अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से आ गया। तो ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स, सही है, टुवर्ड्स राइट, राइट लिखना लेफ्ट लिखना भूल गया, towards left because unlike charges attract. An equal and opposite charge is induced on the left side. Equal और opposite charge है आपका लेफ्ट साइड राइट साइड पे इंड्यूस हो। सही, ये आपके पास यहाँ इस वक्त तक की सिचुएशन। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है भाई इस बॉडी को चार्ज। अभी तक ये बॉडी चार्ज नहीं हुई, सब कुछ बैलेंस चल रहा, सब कुछ बैलेंस चल रहा। अगर चार्ज करने का मामला, चार्ज किस तरह से किया जाए? चार्ज करने का तरीका ये है कि आप इस पूरे सेटअप को
अर्थ कर दीजिए, इस पूरे सेटअप को आप अर्थ कर। अब देखो पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह था, इलेक्ट्रॉन्स इधर थे, ये पॉजिटिव चार्ज इधर था। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देता हूँ। ये सिंबल है ग्राउंड से कनेक्ट करने, द स्फीयर कनेक्टेड टू अर्थ। अच्छा, इसमें हमारी अर्थ क्या काम करती है? मुझे एक बात बताओ, आपने अर्थ जो है ना, असल में अर्थ है एक रिजर्वोयर ऑफ चार्ज। अर्थ जो है इट इज अ रिजर्वोयर ऑफ चार्ज। रिजर्वोयर किसे बोलते हैं, कुछ अंदाजा है? कभी ये वर्ड सुना हो, पीएचडी में शायद सुना होगा, रिजर्वोयर किसे बोला जाता है? कुछ भी अंदाजे से एग्जांपल दे के समझा दो ताकि मुझे अंदाजा हो कि आपको रिजर्वोयर के बारे में पता है। बिल्कुल, रिजर्वोयर मींस इट कैरीज अ लॉट ऑफ समथिंग। और फिजिक्स की टर्म्स में भी रिजर्वोयर आप उस चीज को बोलते हो जिसके अंदर किसी सब्सटेंस की या किसी चीज की क्वांटिटी इतनी ज्यादा हो कि उसमें उस वो क्वांटिटी ऐड या रिमूव करने से ना कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। मतलब एग्जांपल दूं कि मेरे पास डैम है, उस डैम का रिजर्वोयर बना हुआ है ना, सारा पानी जमा हुआ हुआ, मैं उसमें से एक गिलास पानी बाहर निकाल, तो चलो एक टब भर के पानी बाहर निकाल दो या एक टब भर के पानी उसमें डाल दो, क्या उसमें कोई वाजे तौर पे फर्क आएगा? कुछ नहीं आएगा। सही। तो रिजर्वोयर के अंदर, रिजर्वोयर का मतलब ये है कि यू हैव immense amount of charge present over there, positive and negative over. Addition or removal of some electrons will create no effect on the reservoir or on the earth. थोड़े से इलेक्ट्रॉन निकाल लो उससे, थोड़े से इलेक्ट्रॉन डाल दो उसमें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इट वाज न्यूट्रल, इट स्टेज न्यूट्रल, हमेशा न्यूट्रल था, हमेशा न्यूट्रल रहता है। तो यहाँ पे रिजर्वोयर में इट स्टेज न्यूट्रल even if electrons are added or removed. एक मिनट रुकिएगा। चलो सॉरी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि रिजर्वोयर के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी एक्सेस के अंदर होती है, काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। आप जितने चाहे ऐड करें, जितने चाहे रिमूव करें, उससे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ पा रहा। अब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया अर्थ से। अर्थ होता है न्यूट्रल, और वो हर चीज को करना भी चाहता है न्यूट्रल। अर्थ इज न्यूट्रल एंड वांट्स टू मेक एवरीथिंग न्यूट्रल, ये अपने जहन में रखना। अर्थ इज न्यूट्रल and wishes to make
एवरीथिंग न्यूट्रल। तो जैसे ही आप इस स्फीयर को अर्थ से कनेक्ट करते हो, पॉजिटिव चार्जेस ने इलेक्ट्रॉन को तो खींच के रखा हुआ है, स्फीयर के पॉजिटिव चार्जेस ने इलेक्ट्रॉन्स तो अट्रैक्ट होकर रखे हैं, इलेक्ट्रॉन्स तक कहीं जाने का मामला नहीं है, लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, अर्थ को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश। आज बोलेगा भाई दिस पॉजिटिव चार्ज इज समथिंग दैट आई डोंट वांट टू भाई, और देखेगा भाई 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्या मामला होगा, 5 इलेक्ट्रॉन मूव करके इसकी तरफ आ। अगर मैं इस डायग्राम को दोबारा ड्रॉ कर दूं, तो नतीजा क्या होगा भाई, 5 इलेक्ट्रॉन्स मूव करके आपके स्फीयर के अंदर आएंगे, जिसकी वजह से आपका जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये न्यूट्रलाइज। डायग्राम ये वाली नहीं बनाते, ये वाली डायग्राम मैं अभी लिख देता हूँ, डोंट ड्रॉ दिस वन। जिसे समझाने के लिहाज से मैंने जो है वो डिस्कशन की थी, लेकिन इस डायग्राम को ड्रॉ नहीं करना, ये डायग्राम ड्रॉ होता है। कि जब अर्थ से कनेक्शन हो जाए, तो अर्थ से कनेक्शन के बाद फिर आप उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज जो उस साइड मौजूद है, नेगेटिव चार्ज जो भी है, फिर उनको आप शो नहीं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पॉजिटिव रीजन को कर देंगे न्यूट्रल। अब हमने क्या करना है, जब ये चीज हो गई, अब हम पहले अर्थ वायर हटाएंगे, उसके बाद रॉड हटाएंगे। पहले अर्थ वायर इसलिए हटाएंगे ताकि वापस जाने का इलेक्ट्रॉन्स का जो रास्ता है ना वो बंद हो जाए, और उसके बाद रॉड हटाएंगे ताकि जब अर्थ वायर रिमूव हो चुका है, रॉड हटा दो, इलेक्ट्रॉन्स वापस बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये याद रखिएगा, यू रिमूव द अर्थ वायर फर्स्ट एंड देन यू रिमूव द रॉड। फिर वो आपकी पूरी बॉडी जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, नेगेटिवली चार्ज हो जाए। अब इसी में मैं एक छोटी सी एग्जांपल और देता हूँ, और उसको भी देखते हैं, उसमें मैं आप लोगों से एक्सप्लेनेशन मांगूंगा, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग जवाब भी दे सकेंगे। इस बार मैं नेगेटिवली चार्ज रॉड लेकर आया हूँ, ठीक है। तो अगर मैं नेगेटिवली चार्ज रॉड लेकर आया हूँ यहाँ, तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि यहाँ पे राइट साइड पे क्या चार्ज होगा, और लेफ्ट साइड पे क्या चार्ज, लेफ्ट भी बता दो, राइट भी बता दो। ठीक है, ठीक है, बेहतरीन। बिल्कुल, बिल्कुल, एग्जैक्टली, परफेक्टली ऑलराइट, सबके जवाब ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो लेफ्ट साइड पे यू विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज, ऑन द राइट साइड विल हैव अ नेगेटिव चार्ज। अच्छा, इसका रीजन कैसे दूंगा मैं, अगर मुझसे एग्जामिनर पूछ ले भाई व्हाई इज दिस सॉर्ट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन विजिबल, मैं उसको कैसे समझाऊंगा, ऐसा चार्ज है क्यों, लेफ्ट पे मुझे पॉजिटिव मिल रहा है, राइट पे नेगेटिव क्यों मिल रहा है। ठीक है, तो वुड इट बी राइट, देखो मेरे पास मैं 2 स्टेटमेंट लिखता हूँ, उसमें से सेलेक्ट करना कौन सी स्टेटमेंट आप समझते हैं कि सर करेक्ट स्टेटमेंट। मैं पहली स्टेटमेंट लिखता हूँ कि भाई कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, so negative rod attracted positive या attracted protons to left। एक स्टेटमेंट मैंने ये लिखी,
और एक स्टेटमेंट में लिखता हूं कि भाई लाइक चार्जेस रिपेल so negative rod repelled electrons to the right. ठीक है, अब आप मुझे बताइए, डू यू थिंक ए इज राइट और बी, और डू यू थिंक बोथ ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर राइट? अगर किसी को लग रहा है ए सर ए बी दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों बातें दुरुस्त। अच्छा भाई, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। अब्दुल्ला, ठीक है, अच्छी बात है। बाकी हजरात सोच रहे हैं, सोच लो, टेक अ मिनट। ठीक है मारिया, हरीज को भी बहुत लग रहे हैं, ठीक है। उमर को भी, उमर को ए लगा। जनाब, हाँ, और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे? चलो, मसला नहीं है, जो आपके जहन में आया आप लोगों ने मुझे बताया। इसका आंसर बी है मेरे बच्चे, बी इज द राइट आंसर। दोनों सही नहीं हो सकते, ए गलत है, ये बहुत ज्यादा गलत। सवाल ये है क्यों, ए गलत क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश अब्दुल्ला और शाबाश नबिया। प्रोटॉन्स नेवर मूव माय डियर, हमने शुरू में बात कर दी थी। प्रोटॉन्स की मूवमेंट थोड़ी बताते हैं हम, वो कहाँ से चेहरे चलेंगे, न्यूक्लियस के अंदर बंद है। अरे मेटल भी हो तब भी बंद है तो न्यूक्लियस के अंदर ना। आप मूवमेंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बताते हो, कभी भी पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट नहीं समझाते। इसीलिए मैंने यहाँ पे मशवरा दिया था कि आप खुद बताओ। इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ बी, the protons are going to move nowhere, they're fixed, stay at the mean position। असल में इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होकर पीछे चलेगा, यानी इस वाले केस में पिज्जा आया समझ लो पीछे की साइड पे, या चलो पिज्जा नहीं आया, ये समझ लो कि भाई टीचर ने बोला जो फ्रंट रहा उसका टेस्ट पहले होगा, तो आगे वाले बच्चे उठ के चले गए पीछे कोने की तरफ, दीवार से जाके चिपक गए, सर हमारी बारी पहले नहीं आनी। तो क्या होगा, अब चेयर आगे खाली हुई, पहले पीछे के स्टूडेंट्स आगे आए थे, आगे के स्टूडेंट्स पीछे जा चुके। तो ये यही वाली सिचुएशन है कि यहाँ पे रिपल्जन हुई है, इलेक्ट्रॉन्स ने इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, उस वजह से द मूवमेंट हैव बीन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स पीछे जा चुके। तो इसको कभी भी अट्रैक्शन से मत समझाना, ठीक। और अगर आप इसको आप अर्थ करोगे, ठीक, इफ यू आर गोइंग टू अर्थ इट, ये भी बता देता हूँ आपको। तो जनाब अर्थ करते ही अब इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से स्फीयर में नहीं आएंगे। अब यह नेगेटिव है ना, इसे न्यूट्रलाइज करना इस नेगेटिव को। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकलेंगे और स्फीयर से चले जाएंगे ग्राउंड के अंदर, क्योंकि न्यूट्रलाइज करने का ये रास्ता है, प्रोटॉन तो भेज नहीं सकता अर्थ, तो वो स्फीयर के इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेगा ग्राउंड की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम स्फीयर टू ग्राउंड, एंड एज अ रिजल्ट स्फीयर पॉजिटिव हो जाएगा। बस पहले अर्थ में रिमूव करना, उसके बाद रॉड हटाना जरूरी है। बात समझ में आई यहाँ तक, कोई इशू? ठीक है, तो आप मैसेज पे जवाब दे रही है, चलो ठीक है।
यस मैनर दिस रिकॉर्डेड लेक्चर विल बी अवेलेबल ऑन द पोर्टल इंशाल्लाह। मैं पीडीएफ या तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ही शेयर कर दूंगा, आप वहीं से डाउनलोड कर लेना, सही है। और लेक्चर के लिए मैं एक काम कर दूंगा, अगर इनके पोर्टल पे स्टोरेज कैपेसिटी है तो आई विल अपलोड इट ऑन द पोर्टल, और व्हाट आई विल डू, आई विल मेक अ गूगल ड्राइव लिंक फॉर यू गाइस, सही है। आई विल शेयर द गूगल ड्राइव लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्रुप। तो मैं जो भी लेक्चर्स दूंगा उन तमाम लेक्चर्स का जो कंटेंट है वो गूगल ड्राइव पे अवेलेबल होगा। मैं कोशिश ये करूंगा कि जो मेरे पिछले इसके अलावा के लेक्चर्स हैं, सही, जैसे मैग्नेटिज्म वगैरह को जो मैंने अपने प्राइवेटली जो मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता हूँ कोचिंग सेंटर्स के, तो लाजमी सी बात है उनको तो उनकी क्लासेस तो हफ्ते में 4 दिन हो रही होती है ना, तो देयर इज मच मोर कंटेंट इन डिटेल अवेलेबल। तो व्हाट आई विल डू, आई विल शेयर दैट लिंक विद यू गाइस एज वेल, ताकि आप उसको भी एक्सेस कर सको, और अगर डिटेल में कोई चीज़ पढ़ना चाहो तो वो डिटेल के अंदर भी पढ़ सको। लेकिन उसमें तमाम लेक्चर्स नहीं होंगे अभी, वहाँ पे मैग्नेटिज्म से आगे के लेक्चर्स अवेलेबल, कोई मसला नहीं, ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस। मुझे भी पता है टाइम लिमिटेड है, आप लोग भी मेहनत करना चाह रहे हैं, इस वजह से इस वक्त बैठे हुए सुबह सुबह, रियली अप्रिशिएट दैट। इस वजह से आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू हेल्प यू गाइस इन व्हाटएवर मैनर पॉसिबल, ताकि you guys can score good grades in your October November, and then inshallah October November happens. Let's do one thing, let's take a 5 minutes break. So we will be studying for like an hour, so I know the brain gets drained. Let's take a 5-minute break. We'll return back at 11 or at 11:10. take a 7 minute, 11:10 पे रिटर्न करते हैं, उसके बाद फिर दोबारा रिज्यूम करेंगे ताकि स्टडी फ्रूटफुल रहे। You're not supposed to leave the group, सही है, क्लास मीटिंग लीव नहीं कीजिएगा, मीटिंग ऑन रहने दीजिए, जाइए पानी वानी पीजिए, सही है। अगर डर आ गया आपका तो आप उसको जाके देख के आ जाइए। दैट्स क्वाइट मच रिफ्रेशमेंट। सी यू एट 11 चला, टॉक टू यू 11 चला। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने कंडक्टर्स को चार्ज करने का एक मेथड तो देख लिया था, एंड दैट वाज चार्जिंग बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन। अब हम मूव करेंगे आगे की तरफ और हम बात करेंगे चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। इसमें मैं 2 बॉडी चार्जिंग का भी एक जिक्र कर लेता हूँ साथ साथ लगे हाथों, सही। 2 बॉडीज को चार्ज करना भी हमारे पास जो है वो शॉर्ट तरीका ही है, मुश्किल नहीं है। ये सब कंडक्टर्स की बात हो रही है, चार्जिंग 2 कंडक्टर्स बाय इंडक्शन, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास ये सिचुएशन होगी कि लेट्स से हमारे पास 2 स्फीयर्स हैं, सबसे पहले इन 2 स्फीयर्स को आप इंसुलेटिंग स्टैंड पे प्लेस कर दें। इनको आप इंसुलेटिंग स्टैंड से प्लेस कर दें और इनके बराबर में आप लगा देंगे, मिसाल के तौर पर एक रॉड आप लेकर आ, पॉजिटिवली चार्ज रॉड ले। अच्छा, इस पॉजिटिव चार्ज रॉड की वजह से स्फीयर ए और स्फीयर बी दोनों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और इफेक्ट ऐसा पड़ेगा कि स्फीयर बी जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स और स्फीयर ए दोनों के इस साइड पे आ जाएंगे, स्फीयर ए की तरफ अट्रैक्शन होगी ना, स्फीयर ए स्फीयर बी दोनों के इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होकर ए की तरफ आ, और बी की तरफ एक इक्वल पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपके पास इंड्यूस हो जाए, ठीक है। क्या सिचुएशन हुई भाई, पॉजिटिवली चार्ज रॉड attracts electrons from A and B to left side of A, सही। एक ये बात आ गई, और दूसरी बात an equal positive charge is induced to right side of B। एक इक्वल पॉजिटिव चार्ज B के राइट साइड पे इंड्यूस हो चुका है। अब अगले स्टेप में आप क्या करते हो, अगले स्टेप में होल्डिंग दिस इंसुलेटिंग स्टैंड आप एक स्फीयर को अगले स्फीयर से सेपरेट करते हो।
सी व्हाट आई एम गोना डू, लेट्स से मैंने ये इसको यूज किया, होल्ड किया, and using this insulating stand I'm going to separate the two spheres from one another. ये अलग कर, सही, using the insulating stand I separate the two spheres from one another. Now when I did that, when I separated the two spheres from one another, तो ये जो ब्रिज था बीच में जो बना हुआ था इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर का, ये ब्रिज टूट गया। अब जो बेचारे इलेक्ट्रॉन्स ए में थे वो ए में फंसे रह गए, और बी के इलेक्ट्रॉन्स जाया हो चुके, मतलब बी के इलेक्ट्रॉन्स ए में चले गए। तो अब ए में 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए उसकी अपनी क्वांटिटी के मुकाबले में, क्योंकि बी से आ गए थे वो, और बी में 5 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन रह गए ए के अंदर। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यूजिंग इंसुलेटिंग स्टैंड सही है, you separated the two spheres, सही है, electrons are left in A and B now has lack of electrons. B के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, A में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, A नेगेटिव हो गया, B पॉजिटिव। लेकिन याद रखना, you need to keep this positively charged rod in place. अगर ये रॉड हटा दी होती तो फिर मसला बन जाता, मतलब अगर सेपरेट करने से पहले रॉड हटा दी होती तो इलेक्ट्रॉन्स वापस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते ना, तो इसकी जो मेहनत मशक्कत की वो बर्बाद हो जाती। इस वजह से आपने रॉड अपनी जगह रखी, बस स्फीयर को सेपरेट। अब आपके पास एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने 2 बॉडीज को चार्ज कर लिया इंडक्शन से, वहां आपने एक बॉडी को चार्ज किया था, उसमें अर्थिंग की जरूरत पड़ी। यहाँ आपने दोनों बॉडीज को चार्ज कर दिया इंडक्शन की मदद से विदाउट द अर्थिंग, आपको अर्थ लगाने की भी जरूरत है। ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? चलो अब तीसरे मेथड डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा क्या है, मतलब दूसरा ही एक तरह से, हमने तो इंडक्शन के अंदर ही 2 बातें डिस्कस कर ली थी। दैट इज चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। चार्जिंग बाय कांटेक्ट में क्या होता है, आप एक स्फीयर को अगली बॉडी से कांटेक्ट करवा के चार्ज करते हैं। मतलब यहाँ पे ये हमारा स्फीयर है और ये हमारे पास इसकी बेस है इंसुलेटिंग स्टैंड। ठीक, मेरे पास यहाँ पे ये रॉड है हमारे पास, इट्स अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड, ठीक है, और ये न्यूट्रल स्फीयर है। अब जैसे आप इस रॉड को इस स्फीयर के नजदीक लाते हो तो इंडक्शन वाला मामला होता है, लेकिन मैं इंडक्शन नहीं करवा, मैं क्या करूंगा, मैं कांटेक्ट पे लेके जाऊंगा। सही, अगर मैं करीब भी लाता हूँ, चलो जैसे मैं यहाँ पे इसको नजदीक ले आया, कांटेक्ट नहीं बनाया, सिर्फ नजदीक ले आया मैं, तो व्हेन आई बॉट इट क्लोज, वही मामला हुआ जो होना था कि भाई इधर नेगेटिव चार्ज आ गया और इधर आपका पॉजिटिव चार्ज। तो जो ये रीजन है ना, ये वाला, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रही होगी, स्फीयर एंड रॉड अट्रैक्ट, यहाँ पे अट्रैक्शन वाला मामला हुआ क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव का रीजन है ना, तो यहाँ अट्रैक्शन हो रही होगी। ये स्फीयर रॉड की तरफ आने की कोशिश कर रहा होगा, ये रॉड स्फीयर की तरफ जाने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन क्योंकि आपने ग्रिप किया हुआ इस वजह से कोई चीज कहीं मूव नहीं कर पाई। अगर इनमें से कोई भी एक चीज हैंग कर रही होती ना, फ्रीली हैंगिंग पोजीशन में होती, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब अगर ये स्फीयर स्टैंड पे नहीं होता बल्कि हैंग कर रहा होता, छोटा सा होता, तो जब मैं ये रॉड लाता तो ये स्फीयर इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर आता। ये ऐसी बात है कि जब आप कोम्बिंग करने के बाद अपने हेयर के नजदीक उस कॉम को लेकर आते हो तो हेयर्स आपकी कॉम की तरफ अट्रैक्ट होते, या कॉम को पानी की तरफ लेके जाओ, टैप में से वाटर निकाला उसकी तरफ लेके जाओ तो वाटर डिफ्लेक्ट होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको नजर आती हैं, बाकायदा होती है।
भाई फोर्स लगने की वजह से इनमें डिफ्लेक्शन आती है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन हो रही होगी। अब मैं क्या करता हूँ अगले स्टेप में, मैं कर देता हूँ इन दोनों बॉडीज का कॉन्टैक्ट। What I'm going to do, I'm going to make a contact of these two bodies. अब जैसे ही मैं इनका कांटेक्ट बनाऊंगा, लेट्स से इसको मैं थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे कांटेक्ट। अब ये जैसे कांटेक्ट बनेगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करेंगे। याद रखना सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, कभी भी पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम वन बॉडी टू द नेक्स्ट। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से इस स्फीयर में आना शुरू हो जाए। तो मैं इधर लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम स्फीयर टू द रॉड। अब देखो ये ट्रांसफर कब तक चलेगा? ये ट्रांसफर उस वक्त तक चलता है जब तक दोनों बॉडीज के ऊपर इक्वल चार्ज नहीं आ जाए। द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूज until both bodies attain the same charge। लेकिन ये सिर्फ उस वक्त पॉसिबल हो पाता है जब आपके दोनों बॉडी साइज में इक्वल। अगर ऐसा है कि एक बॉडी साइज में बहुत छोटी है, एक बॉडी साइज में बहुत बड़ी है, तो फिर ये वाली पोजीशन अटेन नहीं हो पाती। थोड़ा सा ही ट्रांसफर होने के बाद ट्रांसफर रुक जाता है। इफ वन बॉडी इज वेरी लार्ज and other very small, transfer stops early। चार्ज दोनों पे सेम होगा लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। मतलब दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। और ये चीज याद रखना, कांटेक्ट की वजह से जो चार्ज आता है वो हमेशा उस बॉडी का आ जाए जो चार्ज थी। मतलब अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाके टच करवा रहा हूँ तो जो स्फीयर पे चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और अगर मैं नेगेटिव चार्ज रॉड लाके टच करवाता तो जो चार्ज आता है स्फीयर के ऊपर वो नेगेटिव चार्ज। क्योंकि जब से मैं पॉजिटिव चार्ज लाया तो इलेक्ट्रॉन खींच लिए इस रॉड ने। मैं जब पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाया तो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट कर लिए, खींच लिए इस रॉड ने, इस स्फीयर ने अपनी तरफ लगा। और इसके नतीजे में क्या हुआ, आपके स्फीयर में इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, और इलेक्ट्रॉन्स कम होने की वजह से आपका जो स्फीयर है वो पॉजिटिव चार्ज हो। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन्स are lost by sphere। See, electrons are lost by the sphere, electrons gained by the rod। ठीक है, तो ये आपके पास सिचुएशन है। See, both bodies, या ये कह लो कि न्यूट्रल बॉडी अटेन्स द सेम चार्ज।
neutral body retains the same charge as the sphere. Oh, as the charge point. ये सिचुएशन। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रॉड की जगह नेगेटिवली चार्ज रॉड लेकर आता यहाँ पे, तो नतीजा ये होता कि नेगेटिव चार्ज रॉड अपने इलेक्ट्रॉन्स और स्फीयर बॉडी को दे देता, जिससे उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते और स्फीयर नेगेटिव हो जाता। तो ये चीज़ अपने जहन में रखना कि न्यूट्रल बॉडी हमेशा वही चार्ज अटेन करेगी जो चार्ज बॉडी का है जब आप कॉन्टैक्ट पे काम कर रहे हो। अब पॉजिटिव रॉड ला के टच करवाओ, न्यूट्रल बॉडी पॉजिटिव हो जाए। अब नेगेटिव रॉड ला के टच करवाओ, न्यूट्रल बॉडी नेगेटिव हो जाए। ये सिचुएशन, ठीक है भाई। चलो आज का लेसन यहीं पे एंड करते हैं हम।